नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर आ रही है दिल्ली से, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 2 दिन तक चलेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। तो हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 दिन तक ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चलेगी और कल सीएम मनोहर लाल दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और वहां वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, चंडीगढ़ पहुंची द्रौपदी मुर्मू तो वही विधायकों के साथ करेंगी बैठक। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा निवास चंडीगढ़ में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो चंडीगढ़ पहुंची और जहां आपको बता दें कि चंडीगढ़ में वो बैठक में शामिल होंगी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। साथ ही साथ पंजाब बीजेपी विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से आपको बता दें भी समर्थन मांगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से इस बारे में बात भी की। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है। इसी बैठक में अकाली दल के नेता राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की रूपरेखा तय करेंगे। तो आपको बता दें कि पार्टी का रुख क्या होगा ये वो तय करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा जुड़ गए। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप बीजेपी ने जो है शिरोमणि अकाली दल से भी समर्थन मांगा है कि वो द्रौपदी मुर्मू को जो है समर्थन दे राष्ट्रपति चुनाव में। देखिए जागृति, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और जेपी नड्डा ने जिस समय सुखबीर सिंह बादल से बात की, सुखबीर सिंह बादल ने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई और श्रोमणी अकाली दल के कार्यालय में ये कोर कमेटी की बैठक जो है वो हो रही है। और बहुत जल्द जो है इसका ऐलान हो जाएगा कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो समर्थन करने वाला है एनडीए का, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का। और साथ ही द्रौपदी मुर्मू जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है और हरियाणा भवन कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में मैं ये कहूंगा कि वो पहुंच ही गई है। और एक जागृति देखने वाली बात है कि इस समय सभी विधायक और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेजेपी के विधायक और निर्दलीय विधायक भी हरियाणा भवन में रुख करना शुरू हो चुके हैं, वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द बैठक का आगाज हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपने प्रचार के लिए यहाँ पहुंच रही है और एक औपचारिकता ही है। सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केंद्र के पास, भारतीय जनता के पार्टी के पास, एनडीए के पास जो गिनती है, नंबर्स हैं, वो बहुत अधिक है। और यही कारण है कि एनडीए का राष्ट्रपति प्रत्याशी जो है वो राष्ट्रपति बनना एक तरह से सुनिश्चित है और द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति देश को मिल सकती। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि चंडीगढ़ में भी बैठक जो है होने वाली है और उसमें भी द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी उसमें मौजूद रहने वाले हैं। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस तरह से वो बैठक अहम मानी जा रही है?
देखिए, प्रचार के लिए एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ये एक प्रोटोकॉल है कि प्रत्याशी जो है अलग अलग राज्यों में जा करके विधायक और वहां के सांसद के साथ बैठक करता है, अपने बारे में बताता है और अपनी पार्टी के बारे में बताता है, क्योंकि निर्दलीय विधायक और जो गठबंधन में पार्टी है जेजेपी, तो द्रौपदी मुर्मू भी इसी के चलते अलग अलग राज्यों में प्रचार करने के बाद अब वो हरियाणा में पहुंची है। और हरियाणा में पंजाब के भी विधायकों के आने का अनुमान है। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि 2 विधायक हैं, मुकेरिया से और एक पठानकोट से अश्विनी शर्मा, जो कि अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो यहाँ पर बैठक होने वाली है और अपना चुनाव प्रचार जो है द्रौपदी मुर्मू करने वाली है, उन्हें बताने वाली है और वोट के लिए उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगी कि हाँ, उन्हें जरूर मत दें, उन्हें जिताएं, ताकि वो अगली राष्ट्रपति जो है वो जीत करके राष्ट्रपति भवन पहुंच पाए। और इसे देखते हुए लगातार विधायक भी जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। लगातार हरियाणा भवन में विधायकों का जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है और बहुत जल्द जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी। जागृति जी बिल्कुल, इस वाणी जी साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने जो है अकाली दल से, शिरोमणि अकाली दल से समर्थन मांगा है कि वो द्रौपदी मुर्मू को जो है अपना समर्थन दे, लेकिन एक तरफ यशवंत सिन्हा मैदान में है, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या द्रौपदी मुर्मू को शिरोमणि अकाली दल का समर्थन मिल सकता है? बिल्कुल जागृति, 100 से अधिक लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। 28 लोगों का नामांकन जो है वो रद्द हो गया और श्रोमणी अकाली दल के एक तरह से मैं कहूंगा अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा की और उन्हें कहा कि आप अपना जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को दें। तो कहीं ना कहीं सहमति जो है श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में लगभग बन चुकी है और यही कारण है सुखबीर सिंह बादल ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई, एक औपचारिकता ही मैं कहूंगा, और बहुत जल्द यह ऐलान हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के साथ श्रोमणी अकाली दल कई दशकों से रहा है और केवल किसान आंदोलन के चलते श्रोमणी अकाली दल जो है एनडीए से अलग हुआ था। लेकिन आज भी अगर कहा जाए तो श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल हो, प्रकाश सिंह बादल हो, एनडीए के समर्थन में है और इसके ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों को जल्द पुख्ता भी कर देंगे। लेकिन सूत्र हमारे जो बता रहे हैं और सूत्र हर खबर के जो है जानकारी हमारे पास भी सटीक होती है जागृति, और ये बता दें कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो समर्थन देने वाला है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर कालावाली से आ रही है, जहां 2 मकानों पर गिरी आसमानी बिजली, 2 जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मवेशियों को हल्की चोटें भी आई है। तो सुबह 5 बजे ये आसमानी बिजली जो है वो गिरी थी और जिसके बाद कुछ मवेशियों को इस वजह से चोट भी आई है। हालांकि किसी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो सुबह 5 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर कालावाली से, जहां कालावाली में 2 मकानों पर आसमानी बिजली गिरी है। तो वही आपको बता दें कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो वही मवेशियों को हल्की चोटें आई हैं और सुबह 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है। कालावाली की ये पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मकानों पर आसमानी बिजली गिरी है। यमुनानगर से हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र यात्रा में जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पाए। इस बार यात्रियों में अमरनाथ जाने के लिए भारी उत्साह देखा गया। यमुनानगर से जाने वाले श्रद्धालुओं को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, वहीं इस रास्ते में प्राकृतिक नजारे भी देखेंगे। तो सरकार ने इसको लेकर विशेष चौकसी रखी है। वही यात्रा जत्थे के प्रभारी राजेंद्र तलवार का कहना है कि हर हर महादेव सेवा दल बडलाड़ा, बलटाल और दरबार में यात्रियों की सुविधा के लिए शिविर लगाएगा। खबर आपको बता रहे, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। 21 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी मेरी और 21 साल से हम कंटिन्यू यमुनानगर से बसों द्वारा यात्रियों को लेकर यात्रा पे जाते रहे। और अब क्योंकि कुछ एज लिमिट बना दी गई हमारी सरकार द्वारा कि 75 से ऊपर वाला जा नहीं सकता, इसलिए इस बार की मैं
माफ़ी भी ले रहा हूँ और भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथी हमारे ये बच्चे जा रहे हैं इनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, हंसते खेलते जाएं, हंसते खेलते आएं। बात है। और यहाँ से अपने तलवार साहब और हमारे जयदर गांव से काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नौजवान भी हैं और हमारी ये बेटियां भी हैं। ये सभी लोग आज यहाँ से अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है। और जहाँ भगवान शंकर के दर्शन करने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य जो है सारे रास्ते में, उसको देखने का भी इनको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के चलते प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा की है। साइबर क्राइम से संबंधित थाना अभी प्रत्येक रेंज में है, लेकिन लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के चलते अब प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा की है। इसी के तहत यमुनानगर में जिला सचिवालय में साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष टीम बुलाई गई, जिसमें विभिन्न IT एक्सपर्ट, पुलिस के विभिन्न अधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। तो वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समय समय पर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की जाती है। नेशनल पोर्टल और नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वह सतर्क रहें और किसी को भी अपने सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, OTP शेयर ना करें। इसी से काफी बचाव हो सकता है। साइबर क्राइम हम सबको पता है कि वृद्धि पे है। अलग अलग किस्म से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो, क्योंकि ये एक बॉर्डरलेस क्राइम है, इसमें अगर जो विक्टिम है वो यमुनानगर में है या हरियाणा के किसी भी भाग में है तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल को उसके विक्टिम के पास आना होगा। ये दूर दराज इलाके में, किसी अन्य ज़िले में, किसी अन्य प्रांत में, किसी अन्य देश से भी इस प्रकार साइबर क्राइम को अंजाम दे सकता है। यमुनानगर से खबर आपको बता रहे, जहां जिला सचिवालय में विशेष मीटिंग हुई, तो वहीं आपको बता दें कि लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। साथ ही साथ प्रदेश सरकार जो है वो अब हर जगह जो है साइबर थाना खोलेगी, इसको लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं लोगों को साइबर क्राइम को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई। साथ ही साथ ये भी लोगों से अपील की गई कि वो अपने सरकारी दस्तावेज या किसी भी तरह की कोई सूचना किसी से शेयर ना करें। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिहाजा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए 1 जुलाई से इसके निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आपको बता दें कि न केवल पकड़े जाने वाले प्लास्टिक विक्रेता बल्कि ग्राहक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर अब नगर निगम सख्ती बरतेगी। प्लास्टिक के पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े और जूट के थैले का प्रयोग किया जा सकता है। अंबाला की बाजारों, गली मोहल्लों और अन्य सामाजिक सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार प्रतिबंधित पॉलिथीन को बेचता या सामान लेकर जाता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 500 से 1 लाख तक का भी जो है वो रकम वसूली जा सकती है। तो वहीं उसे 7 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए आमजन की सुरक्षा और केंद्र सरकार के नियमों के पालन के तहत उचित कार्रवाई किए जाने का संदेश नगर परिषद लोगों को दे रहा है। आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ चुकी है कि 30 जून तक सभी जो भी आपके सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्मोकोल है या पॉलीथीन है, ये सब बंद कर दें। उसके बाद 1 जुलाई से यहाँ पर टीम बना दी गई है। फिर चालान कटेगा, फिर जो भी चीज़ें जिसकी दुकान पर पाई जाएंगी वो बैन कर दी जाएंगी। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। बायोडिग्रेडेबल बैनर हमारे शहर में लगे हैं, जिसकी शुरुआत हमने परसों शहर के अंदर लगाए और एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें बायोडिग्रेडेबल बैनर लगा। जो अब कोई भी अगर होर्डिंग बैनर लगाता है तो फ्लैक्स के नहीं लगाएगा। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सिंगल यूज का जो पॉलिथीन बंद किया है, यह निर्णय काफ़ी अच्छा है।
और लोगों की सेहत भी इससे ठीक रहेगी। इस निर्णय से सरकार की एक दिशा पता लगती है कि अभी वो लोगों के प्रति कितने सजग है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो सिंगल यूज का जो पॉलीथीन है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो हमें सीधा सीधा कैंसर पहुंचाता है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के पॉलीथीन का बढ़ावा ना दें, और इन फ्यूचर भी जहां पर आपको पॉलीथीन की एज ए कस्टमर जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पॉलीथीन के वो आइटम अपने घर तक ले जा सकते हो, तो आप उसको रिफ्यूज करो, दुकानदार को आप खुद ही मना करो। प्रदेश को हाईटेक बनाने की कवायद में सरकार ने गुरुग्राम में नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के 348 नंबरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने सरकार के इस फैसले को काफी अहम बताते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे और दावे किए थे वो पूरे हो रहे हैं और हरियाणा का एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो सुशासन और ईमानदारी का परिचय देता है। तो गुरुग्राम में नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे गए। 348 नंबरदारों को ये स्मार्टफोन बांटे गए। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की, तो इन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वो सभी वादे सरकार पूरे कर रही है। हरियाणा के अंदर जो सरकार, प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री भाई भूषण चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अनेकों सुविधाएं, चाहे वो लंबरदारों को आज जैसे मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है, पीछे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड के पटवारी थे उनको भी स्कूटी दे करके, मोटरसाइकिल दे करके, चाहे हमारी जो सरपंच ब्लॉक समिति की जो मेंबर थी उनको स्कूटी दे करके जो सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा सरकार अनेकों ऐसे जो इस प्रकार के फैसले हैं वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज का जो प्रोग्राम था वो तो हरियाणा के सभी लंबरदारों को स्मार्टफोन देने के बारे में था। इसमें गुड़गांव के लगभग 500 लंबरदार यहाँ पे आए थे। आज और कल 2 दिन कैंप लगा करके इन सबको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। 9,000 रुपये के स्मार्टफोन जो इनको देने की बात हुई है। ये जितने भी रेवेन्यू विभाग के, राजस्व विभाग के गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है, क्योंकि लंबरदार जो है कई चीज़ों में, राजस्व विभाग की चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जिसके तहत नंबरदारों को डिजिटल करने की कोशिश की, और उसी सिस्टम में जो सरकार ने आज से 13 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया था उसका आज क्रियान्वयन हो रहा है। फोन के लिए ई कूपन मिल रहे हैं। डिजिटल पूरा भारत, कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, काफी आसानी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई फसल की खराबा है उसका सरकार तहसील तक, ऑफिस तक या डीसी ऑफिस तक कोई भेजने में आसानी रहेगी। सरकार से जुड़े रहेंगे। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी नारकोटिक सेल ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसका यमुनानगर से सीधा कनेक्शन है। बता दें कि अभी हाल ही में पुलिस ने 2 आरोपियों को 150 ग्राम हेरोइन के साथ जगाधरी से गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने कई खुलासे किए थे, जिसके बाद अब टीम ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है। तो यमुनानगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। दिल्ली से भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो नाइजीरियन युवक की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, और आपको बता दें कि इसका सीधा कनेक्शन जो है वो नशा तस्करी से भी बताया जा रहा है। और हाल ही में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 2 नशा तस्करों को भी पकड़ा था। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं प्रदेश में भी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या करने पर लोगों में रोष है। इसी कड़ी में रतिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों लोगों ने आतंकवाद के पुतले की शहर में शव यात्रा निकाला और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के पुतले को आग के हवाले किया और कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द कन्हैया लाल की हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और 1 महीने के अंदर दोनों हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रतिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी भी की है। आगे मांग यही है
कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री से सरकार नहीं संभाली जाती तो वो इस्तीफा दें, और जो इस्लामिक आतंकवादियों ने जो उनकी हत्या की है कन्हैया लाल जी, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी मुकदमा दायर करके। कारण ये है जी, पूरे देश के अंदर हिंदू समाज के अंदर पूरा रोष है। उदयपुर के अंदर इस्लामिक आतंकवादियों ने शरेआम एक दर्जी की दुकान पर जाके, कन्हैया लाल जी की दुकान पर जाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया है, और उन्होंने इतनी बेखौफी से हत्या की, उनकी वीडियो बनाकर जारी भी करते हैं, और ये सारे हिंदू समाज के ऊपर तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। हम केंद्र की सरकार से अनुरोध करते हैं, राजस्थान के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सारा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। बल्लभगढ़ में भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं, तो वही स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। तो वहीं स्कूल के गेट के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि बिना मास्क के स्कूल आए तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो बल्लभगढ़ में भी अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं, और साथ ही साथ स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्कूल में किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल के गेट पर भी पोस्टर लगाया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर बिना मास्क के आए तो स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। वैसे हमारा डबल शिफ्ट में स्कूल चलता है, और उसके लिए बच्चे 7 बजे आते हैं। उसके लिए हम गेट पर मास्क लेकर के और सैनिटाइजर लेकर खड़े होते हैं। सारे कमरे नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम वगैरह एकदम ओके हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर मेंटेन रखें डिस्टेंस। मास्क लगाने को कहा, सैनिटाइजर करने के लिए कहा, और डिस्टेंसिंग बनाने रखने के लिए कहा। और क्यों है ये जरूरी, ये चीजें? ताकि हम स्वस्थ रहे, बीमारी से बचे, सेफ रहे। खबर पुंडरी से है, जहां मानसून की पहली बारिश आफत बन गई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाने वाले रास्ते पर जलभराव होने से यहां के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने की वजह से यहां के छात्रों को 2-2 फुट गहरे पानी से निकलकर जाना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों ने बताया कि कई बार तो स्कूल पहुंचने से पहले ही कपड़े और किताबें भी भीग जाती हैं। स्कूली छात्राओं ने मांग की है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करे। तो पुंडरी की खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मानसून की बरसात के बाद सड़कों में जलभराव हो गया, और जिस वजह से स्कूल आने जाने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही स्कूली छात्राओं का कहना है कि स्कूल आते वक्त उनको 2-2 फुट पानी से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसे में कई बार उनकी स्कूल की किताबें भी भीग जाती हैं। स्कूल के गेट के बाहर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। बारिश के समय जब हमें अंदर आने में और बाहर जाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हमारी मांग है कि स्कूल के बाहर पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए, ताकि और हमारी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे बच्चे कम पढ़ रहे हैं। यहाँ से हमें पानी में आने से तकलीफ हो रही है, इससे हमारे बैग और बुकें भी गिल्ली हो जाती हैं। हमें स्कूल कई बार तो हम स्कूल भी नहीं आ पाते, इससे हमारी बहन बेटियों को भी आने में दिक्कत हो रही है सर। और क्या मांग है आपकी? इस सड़क को ठीक करवाए और इस पानी को। सर हमारे स्कूल के बाहर सर पानी इकट्ठा होता है, जिससे हमें अंदर आने में और बाहर जाने में सर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से सर हमारे पूरे कपड़े गिले हो जाते हैं, और यहाँ पर सड़क अच्छे से नहीं बनी है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से सड़क अच्छे से बने। ऐसे है, इसके बारे में हमने जो है नगर पालिका को और भी अपने जो विधायक हैं रणधीर गोलन जी, उनको हमने पहले भी कई बार जो है सूचना दी थी, और ये सारा पानी पहले स्कूल के अंदर प्रवेश करता था, लेकिन अब जो है स्कूल के अंदर तो प्रवेश नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बच्चों की भी समस्या काफी आ रही है। बच्चों की समस्या ये है कि हमारा दूसरा गेट है हुड्डा का, वो हमने खोल दिया है। अब जो बच्चे यहाँ लोकल आते हैं, इसमें उनको ज्यादा दिक्कत है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।